हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें 5 मेजर स्टेप्स आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्लानिंग का क्या मतलब होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। मैनेजमेंट के बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग उनके लिए एज अ बेस काम करता है। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। यानी कि क्या काम करना है, क्या काम करने के अंडर आ जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सपोज कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि इस मंथ हमको 25% से अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो ये चीज़ व्हाट टू डू के अंडर आ गई, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। नेक्स्ट हाउ टू डू, ये ऑब्जेक्टिव अब अचीव कैसे होगा, ये चीज़ हाउ टू डू के अंडर आएगी। नेक्स्ट इज व्हेन टू डू, यानी कि कोई डेडलाइन होगी, जैसे कि इसमें डेडलाइन थी कि 1 मंथ के अंदर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, तो व्हेन टू डू के अंदर ये आ गया। एंड नेक्स्ट इज हु विल डू इट, यानी कि ये काम कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ों का जो डिसीजन होता है यही प्लानिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट इज इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इसका क्या मतलब हो गया? सपोज हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन ये है, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हमको ये 25% से सेल इंक्रीज करनी है। तो ये हमारा एम है 25%। तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन से जब हम एम तक पहुंचेंगे, ये चीज़ हमारी किसके थ्रू फुलफिल होने वाली है? प्लानिंग के थ्रू। बिना प्लानिंग के हम एम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो गया प्रेजेंट सिचुएशन और एम के बीच में, इस डिस्टेंस को ब्रिज करता है प्लानिंग। हम इसमें एक और एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उसके लिए पहले उसका एक प्रॉपर नक्शा तैयार किया जाता है, एक प्रॉपर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो उसी तरीके से जब भी हमको किसी एम को या टारगेट को अचीव करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट टाइप का तैयार किया जाता है। उसी को हम प्लानिंग भी कह सकते हैं कि डिसाइडिंग इन एडवांस कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें एक पूरा प्लान प्रॉपर तैयार किया जाता है। तो इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है। तो मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? एक बार आपने प्लान ड्राफ्ट कर लिया, उस प्लान को अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जितने भी लोगों की ज़रूरत होगी, जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइजिंग के अंडर डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्लान। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी एक्टिविटी या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी यूनिट्स, पीपल, डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, यानी कि कितनी यूनिट्स बनेंगी, कितनी सब यूनिट्स बनेंगी, कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, उन लोगों को क्या क्या पोस्ट देनी होगी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक बार डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को पोस्ट तो दे दी, उस पोस्ट देने के बाद आपको उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के टाइम पे पढ़ा था कि टॉप, मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही इसमें इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी उन लोगों को आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी पड़ेगी। ये चीज़ हम ऑर्गेनाइजिंग के अंडर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। एक बार आपकी ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क सेटअप हो जाएगा। तो ये तो थी ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? आपने ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ये डिसाइड कर लिया कि प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए
आपको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, आपको किस किस पोस्ट की ज़रूरत है, ये आपने डिसाइड कर लिया ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे। अब स्टाफिंग में आपको क्या करना है, अब स्टाफिंग में आपको उन लोगों को फिजिकली अपॉइंट करना है। तो जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ये डिसाइड कर लिया था कि आपको अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक सेल्स मैनेजर की ज़रूरत है, लेकिन अब जब आप उसको अपॉइंट करेंगे तो वो स्टाफिंग कहलाएगा। तो स्टाफिंग का फर्स्ट पॉइंट है, इट रिफर्स टू अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज, आपने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, अब आप उसको उसकी ड्यूटी समझाएंगे, आप उसको उसकी ड्यूटी असाइन करेंगे। आपने सेल्स मैनेजर को अपॉइंट कर लिया, अब आप उसको बताएंगे कि उसका काम क्या है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करने होते हैं। आपको उसको ट्रेन करना होता है कि उसको काम किस तरह से करना है। आपको उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रोग्राम्स रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसके, वो जितना काम कर रहा है उसके रिटर्न में आप उसको कोई कंपनसेशन तो देंगे, तो उसी कंपनसेशन को आप रेम्यूनरेशन कहते हैं। जैसे कि सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, वो जो भी हो सकता है, तो वो रेम्यूनरेशन के अंडर आ जाता है। तो कितना रेम्यूनरेशन किस एम्प्लॉय को देना है ये डिसाइड करना स्टाफिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी पोस्ट को इंक्रीज़ कर दीजिए, वो चीज़ आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डिमोशन दे सकते हैं, आप उसकी पोस्ट को नीचे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ जो आ जाती है वो प्रमोशन के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट इज उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, अपने एम्प्लॉय की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय है जिसने समय पे अपना टारगेट अचीव कर लिया, कौन है जो हमेशा लेट हो जाता है। तो उसकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना ये स्टाफिंग के अंदर आता है। लास्ट इज मेंटेनिंग देयर पर्सनल रिकॉर्ड। स्टाफिंग में आप अपने एम्प्लॉयज़ का पर्सनल रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, यानी कि आप उनका जो भी नाम है, नंबर है, एड्रेस है, या उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन या जो भी चीज़ें हैं वो पर्सनल रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो भी स्टाफिंग के अंडर ही आती है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। सो फोर्थ पॉइंट है हमारे मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, आपने स्टाफिंग में अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, अब आप उनको डायरेक्ट करेंगे, आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने गोल को किस तरह अचीव करें। तो ये मैनेजर का काम होता है डायरेक्टिंग के अंडर। तो गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई एम्प्लॉय है आपका, वो इस तरह काम कर रहा है तो आप उसको बताएंगे कि नहीं नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, तुम इस तरह करो, ये इस तरह से सही होगा। तो इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्शन देना, ये सब कुछ डायरेक्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। अगर किसी भी तरह से आपका एम्प्लॉय सपोज कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, या फिर उसे काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर वो कोई काम ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो आप उसको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो। देखिए, मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। यानी कि अगर आप उसको मनी से रिलेटेड बात बोलते हो कि अगर आप भाई टाइम पे अपना गोल अचीव कर लेते हो तो आपको बोनस मिलेगा या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, अगर आप उसको ऐसा मोटिवेशन देते हो तो आपका जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट शो करता है। तो ये मोटिवेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग का क्या मतलब है, सुपरवाइजिंग का मतलब है सामने खड़े होकर देखना कि किस तरह से काम हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो आप उसको शाबाशी दीजिए, अगर गलत हो रहा है तो आप उससे कहिए कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तो ये सुपरवाइजिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। अब तक जो चल रहा था वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा था, यानी कि सिर्फ मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बता रहा था कि आप ऐसे करो ऐसे करो। कम्युनिकेशन के अंदर एम्प्लॉय भी मैनेजर से बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि ये प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हेल्दी वर्किंग कंडीशन नहीं है, या फिर वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो मैनेजर को बताएगा और मैनेजर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो मैनेजर उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है।
नेक्स्ट इज लीडरशिप। मैनेजर जो होता है वो लीडर होता है, मैनेजर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि वो आगे चलेगा और लोग उसको फॉलो करेंगे। ये लीडरशिप क्वालिटी मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्शंस दे पाएगा। तो ये तो थी डायरेक्टिंग। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होती है। तो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, आपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर लिए, आपने जो भी टारगेट सोचा था वो अचीव हो गया है, अब आप चेक करेंगे कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपके प्लान्ड परफॉर्मेंस या फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है या नहीं। जैसे कि आपको 100 यूनिट्स का टारगेट था, आपको 100 यूनिट्स बनाने थे और या तो आपने कंप्लीट 100 बना लिए, या हो सकता है आपने 90 बनाए हों, या हो सकता है 110 बन गए हों। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर भाई 100 का टारगेट था और 100 ही बन गए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपका कंट्रोलिंग का फंक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा कि आपने चेक कर लिया कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है या नहीं, और यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, जैसे अगर आपको 100 बनाने थे और बने सिर्फ 90 हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होती है कि आपका जो टारगेट था वो तो अचीव हुआ ही नहीं, जो आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस था उसके बराबर तो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे फिर मैनेजर जो है वो करेक्टिव मेजर सोचता है कि मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आई होगी कि जिस वजह से आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया, कि रिसोर्सेज भाई वेस्ट हो गए, या लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट्स डाल के काम नहीं करा था, या फिर क्या प्रॉब्लम थी, वो सोचेगा और उसके बाद उस हिसाब से करेक्टिव मेजर्स लेगा। तो नेक्स्ट इज़ एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपका अगर सपोज ज़्यादा बन गया, तो अगर ज़्यादा बन जाता है तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर ज़्यादा बन भी जाता है तो फिर आपने अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा अपने रिसोर्सेज का, क्या भाई आपका टारगेट 100 का था और बन 110 गए, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कम बनता है तो प्रॉब्लम है कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हुआ ही नहीं, तो उस टाइम पे मैनेजर को कोई करेक्टिव मेजर जो भी उसको सूटेबल लगता है वो लेना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग के अंडर क्या आता है कि पहले आप चेक करेंगे कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर है या नहीं, आपका प्लान परफॉर्मेंस आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर है या नहीं, और अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो फिर आप कोई करेक्टिव मेजर लेते हैं। तो ये तो थी हमारी कंट्रोलिंग। हमने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किस किस तरह परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से लेवल किस किस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। प्लानिंग में वो क्या करता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लान ड्राफ्ट करके देता है ताकि एक गोल अचीव हो पाए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में वो क्या करता है कि रिसोर्सेज अरेंज करके देता है वो बाकी के लेवल्स को, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, एसेट्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ जो अरेंज करने का काम होता है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का फंक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। स्टाफिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंडर आती हैं। उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें भी मिडिल लेवल ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली डील करता है, तो उनको डायरेक्टली मोटिवेट करना, उनको डायरेक्ट करना कि आपको काम किस तरह से करना है, ये फंक्शन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद कंट्रोलिंग यानी कि उनके रिजल्ट को चेक करना, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करता है। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंट लेवल्स पे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन किस तरह परफॉर्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।